उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और आज प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य के 83,30,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं सभी पोलिंग पार्टियां आज अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो उत्तराखंड में 83 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि पौड़ी गढ़वाल में कितने वोटर हैं। तो अल्मोड़ा में 13,37,000 वोटर्स हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हरिद्वार में बात करें तो 20,31,000 वोटर्स हैं। इसके अलावा नैनीताल की बात करें तो 20,10,000 वोटर्स नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर है। टिहरी में 15,74,000 वोटर्स हैं और इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 13,66,000 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और पोलिंग सेंटर की बात करें तो 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ 11,723 बनाए गए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स 65 कंपनी तैनात की गई है। इसके अलावा पुलिस कर्मी 25,000 से ज्यादा तैनात रहेंगे। पीएससी की बात करें तो 3 बटालियन तैनात रहेगी और इसके अलावा भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन को लेकर। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 43,17,000 वोटर्स हैं। महिला की बात करें तो 40,20,000 महिला वोटर्स हैं उत्तराखंड में। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। देहरादून से सतेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सतेंद्र, आज आखिरी दिन माना जाए इसे क्योंकि कल वोटिंग होनी है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, किस तरह की तैयारियां हैं? और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अब जो प्रचार का शोर था वो थम चुका है, तो आज क्या कैंडिडेट घर घर जाकर वोट मांगते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब 24 घंटे से कम का वक्त अब रह चुका है मतदान के लिए। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो क्योंकि कल शाम से ही जो प्रचार प्रसार का जो काम था वो बिल्कुल बंद हो गया इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार, लेकिन अब जो प्रत्याशी हैं वो घर घर यानी डोर टू डोर जाके अब अपने जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे और डोर टू डोर जो कैंपेनिंग आज से शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अभी हम देहरादून के जो वॉर रूम है, क्योंकि देहरादून का जो यहाँ से स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहीं से ईवीएम मशीनों का के लिए यहीं पे पूरी व्यवस्था की गई है और यहीं से ही पूरे जिले के लिए यानी देहरादून के जो करीब 10 जो विधानसभा है वहां जो होने वाली जो मतदान है उसके लिए यहीं से ईवीएम की पूरी यहाँ से व्यवस्था की गई। यहीं से जो पोलिंग पार्टी यहीं से निकलेंगी क्योंकि प्रदेश में करीब 11,000 जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना होंगी और पिछले 2 दिन से लगातार पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। क्योंकि अगर जो दूरस्थ इलाके हैं वहां से जो पोलिंग पार्टियां जहां पैदल का इलाका है वहां पे पोलिंग पार्टियां जैसे बुधवार को निकलना शुरू हो गई थी और कल भी पूरे प्रदेश में करीब 700 से ज्यादा जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हुई थी। आज आप देख सकते हैं देहरादून का ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। यहाँ पे कुछ पोलिंग के जो लोग हैं उनसे ही हम बातचीत करते हैं किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही, क्या कुछ रह रहा है। सर, कहां आप लोग जाएंगे, क्या आप लोगों की व्यवस्था इस समय है? सर, हमारी को जाना है राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोरली चक्राता। तो अभी सामान लिया है, सामान को चेक कर लिया है और अभी हम थोड़ा देख रहे हैं कि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, वो हमारे को कम मूवमेंट देंगे तो उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। आप हमारे पीठासीन में कुछ दिक्कतें सर पीठासीन अधिकारी? अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो जो है कि जा रहे हैं करने के लिए मतदान, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह की व्यवस्था इस टाइम की गई? खाने पीने की व्यवस्था थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। बाकी सब जो है उठने बैठने की व्यवस्था जो है इस तरह से कर रखी है कि बस बैठ जाओ बस किस तरह से। आपने आपके ईवीएम सब आप लेके चुके हैं तो इसमें सब आप लोगों ने चेकिंग वगैरह अभी चेक कर रहे हैं, चल रहा है। हाँ, तो कल किस समय निकलेंगे? अभी आज निकलेंगे दोपहर के आसपास।
जैसे ये आप सुन सकते हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो मतदान कर्मी हैं जिन्होंने जो पोलिंग एजेंट है जो वहां पे पहुंच के पोलिंग कराएंगे। और इनका ये कहना है कि हर प्रकार की व्यवस्थाएं इनके लिए जो प्रशासन द्वारा की गई। और वहीं मैं अगर सुरक्षा की बात करूं तो इस समय जो पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे है, यहाँ पे पुलिस की जो पूरी चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्थाएं हैं। करीब 40,000 पुलिसकर्मी, जिसमें फॉरेस्ट हो गया आपका। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बस कुछ घंटे और, जिसके बाद में सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 19 अप्रैल को लोकसभा की 5 सीट पर मतदान होना है। वहीं पोलिंग पार्टियां अपने बूथों तक पहुंचने में लगी हुई हैं। चमोली में दुर्गम रास्ते हैं, जंगलों से होकर डुमक गांव में पोलिंग पार्टी पहुंच गई है, जिसमें निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ आईटीबीपी और पुलिस के जवान भी गांव में पहुंच चुके हैं। डुमक पोलिंग बूथ चमोली का दुर्गम पोलिंग इलाका है। उत्तरकाशी जिले में भी कल होने वाली वोटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज 466 पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई है, जो शाम तक अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही दुर्गम इलाकों के बूथों पर भी पोलिंग पार्टियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये हमारा 19 तारीख को मतदान है और उस हिसाब से जो आयोग के जो मानक हैं उसके हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, सुनिश्चित हो चुके हैं। और कल रात वो अपने जो उनके बीच में जहां उनको रुकना है वहां पहुंच चुकी थी। आज वो पैदल यात्रा पर अपने बूथ में जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा जिले की सभी 6 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। अल्मोड़ा जीआईसी से अल्मोड़ा, सोमेश्वर और जागेश्वर के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। वहीं चुनाव शांतिपूर्वक हो, इसके लिए भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जिले में 920 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होनी है। आज T-1 डे में जो हमारी अधिकांश सारी पार्टियां आज मूव कर रही हैं, तो इसमें इनको हम ईवीएम मशीन्स को वितरित कर रहे हैं और साथ में इनके मोबाइल नंबर और सारे हमारे पीडीएमएस सिस्टम से ट्रैक हो रहे हैं। हमारी पार्टियों की अभी मूवमेंट की गतिविधि चल रही है और पार्टियां मूव कर रही हैं। पौड़ी जिले में मतदान के लिए 945 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 88 पोलिंग बूथ संवेदनशील है। इन बूथ पर प्रशासन का कड़ा पहरा होगा, जबकि 45 ऑब्जर्वर इन बूथ पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे, जिससे कि मतदान प्रक्रिया में कोई भी खलल ना पड़े। वहीं पौड़ी जिले की 6 विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है। माननीय एसीआई के निर्देश के अनुसार जो फोर्स डिप्लॉय की जानी है, वेबकास्टिंग के लिए हमने 475 जगह लिए, उनमें क्रिटिकल बूथ भी शामिल है 88 हमारे। तो इस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स सारे के सारे लिए गए और जो सेक्शंस की हमें आवश्यकता थी पुलिस फोर्स की, फर्दर भी जिले में उपलब्ध पुलिस फोर्स के अलावा वो भी हमें प्राप्त हुए, तो पर्याप्त संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को पत्र लिखा है और सभी को अलग अलग व्यक्तिगत पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो सभी को रामनवमी की बधाई दी, वहीं वोटर्स को प्रधानमंत्री की गारंटी बताने को भी कहा। पीएम मोदी ने लिखा है कि ये चुनाव असाधारण है और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए ये मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए गति देगा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला, राज्यलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट और अजय टम्टा को लेटर लिखा, जिनमें अनिल बलूनी को लिखा है कि मैंने आपको बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए देखा है। साथ ही पीएम मोदी ने अनिल बलूनी को लिखा कि मैंने हमेशा आपको उत्तराखंड के मुद्दे उठाते हुए और मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते हुए देखा है। पीएम मोदी ने आगे लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि गढ़वाल सीट से आप बड़े अंतर से जीतकर आएंगे और नई सरकार में हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने बलूनी को आगे लिखा है कि आप जैसे साथी संसद में मुझे मजबूती प्रदान करेंगे।
चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में चुनावी संघर्ष सिमट कर बूथों पर आ गया है और बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारियों को अपने बूथों पर तैनात रहने को कहा है। तो मतदान के लिए 19 अप्रैल के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी की। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसी भी चुनाव में प्रचार समाप्त होने और मतदान शुरू होने के बीच का समय राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम माना जाता है और बीजेपी बूथ जीता तो चुनाव जीता के सिद्धांत पर काम करती रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर 11,729 बूथ हैं। बीजेपी ने बूथ कमेटियों को सक्रिय करने के साथ ही अपने नेताओं विधायकों से लेकर मंत्रियों को अपने अपने बूथ पर भेज दिया है, जहां वे एक बार फिर घर घर वोटर स्लिप पहुंचाने के साथ ही वोटर से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। बूथ पर लड़ा जाता है। हम बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराएं। जितना ज्यादा पोल होगा, जो वातावरण दिखाई दे रहा है मोदीमय है, राममय है, वो सारा जो पोलिंग का प्रतिशत बढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। हमारा सबसे बड़ा प्रयास तो ये होगा कि बूथ पर अधिक से अधिक जो है मतदान हो सके, यानी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का हम लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। मतदान के लिए 19 अप्रैल के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारियां की है। पार्टी मतदान की पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए रखेगी। इसके लिए स्टेट हेडक्वार्टर के साथ ही हर लोकसभा में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जहां पल पल की सूचना अपडेट की जाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर बूथ की योजना पर काम करने वाले हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बस्ता पहुंचे, हर बूथ पर पोलिंग एजेंट की नियुक्ति हो, हर बूथ पर बाहर बस्ता लगकर वोटों को निकालने का काम सही समय पर शुरू हो जाए। बहरहाल अगले 24 घंटे तक लोकसभा की लड़ाई सबसे नीचे के पायदान यानी कि बूथों पर लड़ी जाएगी। बूथों से मिली एक एक वोट की लीड ही लोकसभा सीट पर पार्टी और उसके कैंडिडेट का भविष्य तय करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार बलूनी को लक्ष्मी राणा ने अपना समर्थन दिया है। लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। कांग्रेस के टिकट से लक्ष्मी राणा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब लक्ष्मी राणा ने अनिल बलूनी को अपना समर्थन दिया है। लक्ष्मी राणा ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी का समर्थन करना जरूरी है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हुई भी नजर आई थी। दूसरा आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने जनता के नाम खत लिखा। और तीसरी तस्वीर अनिल बलूनी की, जिनके समर्थन में अब लक्ष्मी राणा उतरी हैं, जो कि कभी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। अब वो बीजेपी को समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। 9 मार्च 2024 को मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर लगातार 1 महीना मैंने आत्ममंथन किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। और 9 अप्रैल 2024 को मेरे मन की एक आवाज़ आई, जो नवरात्रे का शुभ अवसर दिन था, और मेरे मन में एक आवाज़ आई कि तुम देश के निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। तो मैंने मन बनाया कि नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर मैं करना चाहती हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ा सकती है। और अगर हिंदू राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना होगा। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के कई स्टार प्रचारक आए, लेकिन प्रचार का मुख्य दारोमदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर ही रहा और उनके सारथी बने महेंद्र भट्ट। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भले ही लोकसभा की 5 सीटें हों,
लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को विधानसभा की तर्ज पर सभी 70 सीटों पर लड़ा। 16 मार्च को आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। मुख्यमंत्री ने प्रचार के फर्स्ट फेज में एक दिन में 2 विधानसभाओं के दौरे किए, तो बाद में इसे बढ़ाकर 3 विधानसभा कर दिया गया। इस एक महीने में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ 64 जनसभाएं और रोड शो किए, जिसने चुनावी माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। हालांकि पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा भी यहां पहुंचे, लेकिन सीएम धामी ही यहां सबसे बड़े प्रचारक रहे। दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूं। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के एक साथ दौरों के बजाय प्रदेश अध्यक्ष को उन 23 सीटों पर लगाया गया जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री की जिस तरह से लोकप्रियता, स्वीकार्यता बढ़ी है, उनके दौरे से पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना। इसी एक महीने में सीएम धामी ने यूपी में जाकर भी चुनाव प्रचार किया। यूपी की पीलीभीत, पूरनपुर और गरबिया विधानसभा क्षेत्रों में सीएम धामी ने प्रचार किया। तो राज्य में 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद हरियाणा, हिमाचल और अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री धामी की जनसभाएं होंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है, लेकिन राज्य की राजनीति के कई बड़े चेहरे या तो नजर नहीं आए और जो नजर आए भी वो रंग में नजर नहीं आए हैं, जिसकी उम्मीद पहले की जा रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। 28 मार्च से शुरू हुआ चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को थम गया, पर चुनाव के इस शोर में कई बड़े चेहरे या तो नजर नहीं आए, तो कई पार्टी बदलने और टिकट कटने वाले नेताओं का दमदार रोल नहीं दिखा। एक के बाद एक हम आपको दिखाते हैं वो नेता जिनकी सियासत की तूती बोलती थी, लेकिन इस बार चेहरा नहीं दिखा। हरक सिंह रावत। 2022 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत को लोकसभा चुनाव के पहले तो टिकट नहीं मिला, तो प्रचार में हरक सिंह रावत की सूरत तक नहीं दिखी। शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत ईडी के एक्शन के बाद चुनाव प्रचार से दूर दिखे। रमेश पोखरियाल निशंक। 10 साल सांसद, केंद्र में मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक टिकट कटने के बाद हरिद्वार लोकसभा में भले प्रचार करते दिखे, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करते नहीं दिखे। हरीश रावत। लोकसभा और राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कभी कांग्रेस में प्रचार का काम देखने वाले हरीश रावत भी हरिद्वार तक ही सीमित रहे। बेटे के चुनाव में उलझे हरीश रावत ने बाकी 4 लोकसभा सीटों में चेहरा नहीं दिखाया। तीरथ सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत का रोल भी ज्यादातर पौड़ी लोकसभा तक ही सीमित रहा। तीरथ सिंह रावत को भी बीजेपी ने बाकी लोकसभा क्षेत्रों में कम इस्तेमाल किया। किशोर उपाध्याय। टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय 2022 में बीजेपी में आने के बाद अब तक एक्टिव नहीं दिखे। कांग्रेस में किशोर उपाध्याय की गिनती बड़े नेताओं में होती थी। 2017 का विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय की अगुवाई में हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई रोल नहीं दिखा। भगत सिंह कोश्यारी। पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने फिर एक बार बीजेपी की सदस्यता भले ही ले ली हो, लेकिन कम ही एक्टिव दिखे। हालांकि अल्मोड़ा सीट में कुछ चुनावी बैठकों में भगत सिंह कोश्यारी जरूर दिखे। राजनीति में नेता का कद ही पद तय करता है और जरूरत ना हो तो पार्टी कोई भी हो, नेता को दूर करने में देर नहीं करती और हर चुनाव नेताओं को जरूर बता देता है कि वो पार्टी के लिए जरूरी है या मजबूरी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चुनाव प्रचार अब थम चुका है, लेकिन बीते एक महीने में बीजेपी के लिए कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में नहीं उतारे और गढ़वाल और साथ ही कुमाऊं दोनों जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई। राष्ट्रीय स्तर के 12 नेता
और उनकी 38 सभाएं। बीजेपी ने हर विधानसभा में अपने नेताओं की जनसभाएं करवाई। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की 5 सीट के लिए जहां गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह जनसभा की, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक 2 दिन में 4 जनसभा करने प्रदेश में आए। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पार्टी ने शाहनवाज हुसैन की 7 जनसभाएं करवाई। स्मृति ईरानी से नॉमिनेशन के बाद भी वक्त मांगा गया था, लेकिन चुनावी व्यस्तता के चलते वो समय नहीं दे पाई। केंद्रीय नेताओं की अपनी व्यस्तता भी रहती है। हमारे जो टॉप के लीडर थे, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, ये तो आए। मैं समझता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए। केवल 2-3 केंद्रीय नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव में व्यस्त थे, अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन 16 में से 12-13 नेता उत्तराखंड में प्रचार किया। वहीं पार्टी ने प्रचार के आखिरी दिन तक रणनीति बनाई और देहरादून के ढालवाला में मनोज तिवारी की जनसभा करवाई। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 4, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 जनसभाएं कराई गई। हमने अपने 12 नेताओं, 15 में से 12-13 नेताओं को लगभग 40 सभाएं हम लोगों ने की हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री जी की 2 सभाएं, राजनाथ सिंह जी की 3 सभाएं, आदरणीय योगी जी की 4 सभाएं, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी 4 सभाएं। यानी पार्टी ने चुनाव में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए केंद्र से लेकर राज्य के तमाम फायर ब्रांड नेताओं को पहाड़ में उतारा गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।